अपराध की दुनिया में हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरह से बचा जाए। अपराध में जब वो चरम पर पहुंचता है तो उसको राजनीति की याद आती है। हुआ भी ऐसा है। आप 1984 से लेकर अगर अब तक की श्रृंखला को याद करेंगे तो कई ऐसे गैंगस्टर, बाहुबली, आतंक के क्षेत्र में माहिर रहे, जरायम दुनिया के बहुत ही जघन्य अपराधी रहे लोग अब सफ़ेद कोट पहन कर विधानसभा और संसद में बैठे हैं। कई तरह के आरोप हैं। मुझे याद आता है कि एक सांसद ने तो खुद यहाँ तक स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मैंने हत्या की है, और उसके बावजूद भी कभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो यही वजह है कि जब भी अपराधी अपनी जराइम के चरम पर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने बचने के लिए राजनीति का खोखा याद आता है। और बात चाहे फिर आनंद पाल की हो या फिर राजू ठेठ की या फिर लॉरेंस बिश्नोई की, कहीं ना कहीं अपनी जातीय वर्ग में वर्चस्व कायम करने के लिए उसको विधा बनाते हैं और उसी के रास्ते राजनीति में उतर के आने की सोचते हैं। तो किस तरह से ये पूरा चक्र जाल, मकड़ जाल राजू ठेठ बना रहा था, आनंद पाल बना रहा था, और लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं उस मकड़ जाल को बढ़ाना चाह रहा है, उस पर हमारे अपराध संवाददाता ललित तिवारी जी प्रकाश डालेंगे। आप समझिए इस बात को। बहुत ही आप जातिवादी रंग में जाकर वोट करते हैं, बहुत तरह से आप बात समझते हैं, लेकिन किस तरह एक अपराधी राजनीति का चेला चोंगा पहनकर आपके बीच उतर जाता है और आपके लिए वो परेशानी पैदा करता है, आज नहीं तो कल। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनकी पूरा इतिहास को जानना जरूरी है। कैसे देखते हैं ललित जी इसको? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब अपराध चरम पे होता है, उसके चरम पे होने के बाद जब इनको अगर सुरक्षा चाहिए होती है तो सबसे बड़ी जो सीढ़ी होती है वो राजनीति होती है। अगर आनंद पाल की बात करें तो आनंद पाल ने पढ़ाई बहुत अच्छी कर रखी थी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। इसके अलावा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, जो आमतौर पे लोग नहीं, गैंगस्टर से तो बिल्कुल ही कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी वह अपराध के उसमें दलदल में फंसा और उसके बाद वो राजनीति में भी आना चाहता था। इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। और जो आनंद पाल के जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो वर्चस्व था वो कमाल का था। उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि अगर आनंद पाल चुनाव लड़ता तो निसंदेह जीत उसी की होती, क्योंकि उसका जो था कि अपने जो समाज के लोग हैं, इसके अलावा जो गरीब तबका लोग हैं, उनकी मदद करना। वहीं अगर दूसरी बात करें राजू ठेठ की, तो राजू ठेठ ने भी इसी को आधार बनाया हुआ था। और मैं अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ कि 7-8 महीने पहले की बात है कि राजू ठेठ ने सीकर से आने के बाद स्वेज फार्म में एक जगह है, वहाँ पे किराए पे कमरा लिया और अपनी सुरक्षा के लिए, उसको जान से खतरा तो पहले ही सही था, करीब 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए। पूरे कैमरे में जांच होने के बाद भी कोई राजू ठेठ से मिल सकता था। तो सीकर से जो लोग आते थे, गांव के लोग जो आते थे अपनी समस्या लेके, जिसमें पार्षद भी कह सकते हैं, सरपंच भी कह सकते हैं, जो भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे उस समय, वो उनसे मिलने जाते थे और अपनी बात रखते थे। तो कहीं ना कहीं जो राजू ठेठ का भी पूरा मामला है जो राजनीति से जुड़ने को था, और इसी वजह से उसका ये कहना था कि जयपुर बहुत शांत जगह है, मैं अब शांति से रहना चाहता हूँ और किसी भी दंगा फसाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हालांकि बाद में उसके ऊपर जब 2 केस और मैसरगढ़ थाना पुलिस ने भी पकड़ा था, इसके बाद वैशाली नगर में भी उसका मामला सामने आया था, तो इस पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह वापस सीकर चला गया था। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने कद को बढ़ाने के लिए उसका सलमान खान तक को धमकी दी थी। जी बिल्कुल। और इसके अलावा उसकी जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम है कि इनकी मुझे हत्या करनी है। जो अभी गांधीनगर पुलिस, जो जयपुर पुलिस है, उसको एक व्यापारी के फिरौती मांगने के मामले में लेकर आई थी, उससे पूछताछ हुई थी, उसमें भी उसने यही बात कबूली थी। तो कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई का भी है, इन तीनों का अगर देखा जाए तो राजनीति का जो ग्राफ है ये अपना ऊंचा उठाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे राजनीति में कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। हालांकि अब देखना है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या होता है। जी, तो लॉरेंस बिश्नोई का क्या होता है ये देखना है। और कहीं ना कहीं राजनीति में जाने के लिए जो सोच रहे हैं वो रास्ता आसान तो अब नहीं रह गया जैसे पहले हुआ करता था।